गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं पंकज कुमार KVM ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज हम अपनी इस वीडियो में पढ़ेंगे परागकण या लघु बीजाणु की संरचना। हमने अपनी पिछली वीडियो में पढ़ा कि परागकणों का निर्माण लघु बीजाणु धानी में होता है। आज हम इस वीडियो में परागकण की संरचना और इसकी विशेषताओं के बारे में जानेंगे। तो परागकणों की जो विशेषताएं होती हैं वो क्या होती है। नंबर 1, परागकण नर युग्मोद्भिद की प्रथम कोशिका अवस्था होती है, अर्थात जब परागकण अंकुरित हो जाते हैं तो अंकुरित परागकण ही नर युग्मोद्भिद कहलाते हैं। दूसरी विशेषता, प्रत्येक परागकण एक कोशिकीय अगुणित एवं गोल सूक्ष्म संरचनाएं होती हैं। ठीक है। तीसरी, प्रत्येक परागकणों में एक स्पष्ट केंद्रक पाया जाता है। केंद्रक प्रत्येक कोशिका में उपस्थित होता है। उसके बाद प्रत्येक परागकणों पर द्विस्तरीय या 2 भित्ति आवरण पाए जाते हैं, जिन्हें हम बाह्य चोल एवं अंत्यचोल के नाम से जानते हैं। तो ये विशेषता हमें परागकणों के बारे में बताती है। अब हम जानेंगे कि बाह्य चोल या अंत्यचोल क्या होते हैं, क्या इनकी बनावट में कुछ अंतर पाया जाता है, क्या कुछ ऐसे कारक हैं जो परागकणों को लंबे दिनों तक सुरक्षित रखते हैं। तो आइए हम इसे डायग्राम की सहायता से अच्छी तरह समझते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट के बाद हम चलते हैं परागकण की संरचना के बारे में। तो हम परागकण की जब संरचना बनाते हैं तो परागकण एक सूक्ष्म गोल संरचना होती है। ठीक है, जो हमने इसकी विशेषता में पढ़ी थी। इस पर 2 आवरण पाए जाते हैं। तो सूक्ष्म गोल संरचना ये हो गई, इस पर दूसरा आवरण ये हो गया। प्रथम आवरण के ऊपर जो द्वितीय आवरण होता है वो इस प्रकार से हमें खुरदरा सा नजर आता है, जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा है। तीसरी विशेषता हमने बताई थी कि परागकणों में एक स्पष्ट केंद्रक पाया जाता है। तो जैसी विशेषता हमने परागकण की पढ़ी उस हिसाब से हमने परागकण का डायग्राम बना के देखा तो हमें इस प्रकार की संरचना नजर आई। संरचना में हमने देखा कि परागकण द्विस्तरीय भित्ति द्वारा घिरा होता है, जिन्हें हम बाह्य चोल एवं अंत्यचोल के नाम से जानते हैं। तो हम देखते हैं भाई, हमने परागकण की जब संरचना को बनाया 2 आवरण बनाए। प्रथम आवरण जो होता है खुरदरा सा प्रतीत हो रहा है हमें। प्रथम आवरण खुरदरा सा प्रतीत हो रहा है, जो क्या कहलाया, बाह्य चोल। पहला आवरण है तो नाम क्या रख दिया हमने, बाह्य चोल। जब बाह्य चोल के हम अंदर की तरफ जाते हैं तो हमें एक आवरण नजर और आता है। इसका नाम हम क्या रख देते हैं, इसका नाम हम रखते हैं अंत्यचोल। तो चलो हम इसके बारे में बात करते हैं कि बाह्य चोल और अंत्यचोल क्या होते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं बाह्य चोल या बाह्य आवरण क्या होता है। यह परागकणों का सबसे बाहरी प्रथम आवरण होता है। परागकण के ऊपर जो पहला आवरण पाया जाता है बाह्य चोल कहलाता है। तो करते हैं, यह परागकणों का सबसे बाहरी खुरदरा आवरण होता है। परागकणों का सबसे बाहरी जो डायग्राम में नजर आ रहा है, एक खुरदरी सी संरचना नजर आ रही है, क्या कहलाती है, बाह्य चोल कहलाती है, जो सबसे बाहरी आवरण होता है। दूसरी विशेषता, यह आवरण रासायनिक पदार्थ स्पोरोपोलेलिन का बना होता है। स्पोरोपोलेलिन के बने होने के कारण ही यह संरचना हमें खुरदरी नजर आती है। कई बार बोर्ड परीक्षाओं में क्वेश्चन आ चुका है कि परागकणों का जैविक एवं भौतिक अपघटन क्यों नहीं होता, या परागकण लंबे समय तक सुरक्षित क्यों बने रहते हैं। तो हम आंसर आसानी से बता सकते हैं कि परागकणों का बाहरी आवरण खुरदरा होता है, जो कि स्पोरोपोलेलिन के कारण दिखाई देता है। इसी स्पोरोपोलेलिन के कारण ही परागकणों का भौतिक एवं जैविक अपघटन नहीं हो पाता है, जिससे परागकण लंबे दिनों तक सुरक्षित बने रहते हैं। तो चलो आपको मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, हमें याद भी रहेगा कि बाह्य चोल स्पोरोपोलेनिन, मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है, स्पोरोपोलेनिन के कारण बना होता है, जिससे यह खुरदरा प्रतीत होता है। आगे बढ़ते हैं। इस स्पोरोलिन रासायनिक पदार्थ के कारण परागकणों का जैविक एवं भौतिक अपघटन नहीं हो पाता है, जिसके कारण परागकण लंबे दिनों तक सुरक्षित बने रहते हैं। तो ये तो हो गया हमारा बाह्य चोल। अब हम चलते हैं अंत्यचोल के बारे में। हमने देखा कि बाह्य चोल के अंदर की तरफ, भीतर की तरफ एक पतली कोमल
झिल्ली नुमा संरचना से हमें नजर आती है। जो संरचना क्या कार्य कर रही है, जो भी परागकण के अंदर जीव द्रव्य भरा हुआ है उसको रोके रखने का कार्य करती है। ठीक है, तो चलते हैं भाई, अंत्यचोल क्या होता है। अंत्यचोल यह आवरण मृदु झिल्ली सदृश होता है जो कि परागकणों के जीव द्रव्य को घेरे रखता है। अब ये पदार्थ भी किसी न किसी का तो बना होगा, ये झिल्ली भी किसी न किसी की तो बनी होगी। तो हम देखते हैं कि यह आवरण पेक्टोसेल्यूलोज का बना होता है। ठीक है, तो हमने डायग्राम की सहायता से जाना कि परागकण की संरचना द्विस्तरीय होती है, जिसका बाह्य आवरण बाह्य चोल कहलाता है, जो स्पोरोपोलिलीन से बना होता है। स्पोरोपोलिलीन के कारण ही यह हमें खुरदरा नजर आता है। खुरदरा होने से इसका भौतिक एवं जैविक रासायनिक अपघटन भी नहीं हो पाता है। दूसरी बात हम करते हैं अंत्यचोल के बारे में। यह आवरण पतली झिल्ली नुमा होता है जो जीव द्रव्य को घेरे रखता है। यह मुख्यतः पेक्टोसेल्यूलोज का बना होता है। इसके नीचे भी मैं लिख देता हूँ, पेक्टोसेल्यूलोज। ठीक है, अब हम बात करते हैं, मैंने ये भी लिखा है रिक्तिका केंद्रक। रिक्तिका और केंद्रक, क्योंकि परागकण है तो पादप कोशिकाएं, पादप कोशिकाओं में रिक्तिकाएं बड़ी होती हैं और केंद्रक छोटा होता है। रिक्तिकाएं बड़ी है जिसके कारण केंद्रक परिधि की ओर हमें नजर आता है। अब बात करते हैं भाई, मैंने यहाँ पे जनन छिद्र भी लिखा है, जनन छिद्र भी लिखा है। तो जनन छिद्र क्या होते हैं, अब हम बताते हैं कि जो परागकण है इसके बाहरी आवरण पर स्पोरोपोलिलीन का लेप लगा हुआ है। जिस स्थान पर स्पोरोपोलिलीन का लेप नहीं होता है उस स्थान पर छोटे छोटे छिद्र नजर आते हैं, जिन्हें हम जनन छिद्र कहते हैं। इन जनन छिद्र के द्वारा ही पराग नलिका जब निर्मित होती है तो इस जनन छिद्र से ही बाहर निकल कर आती है। अब इनकी संख्या में भी कोई अंतर होता है, बिल्कुल। परागकण की जो जनन छिद्र हैं वो द्विबीजपत्री पादपों में 3 और एक बीजपत्री पादपों में 1 ही पाया जाता है। क्लियर है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक आता है परागकणों के उत्पाद या परागकणों के कार्य। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि परागकणों से कौन कौन से उत्पाद या सामग्रियों का निर्माण किया जा सकता है। तो मैं एक बात बताना चाहूँगा, पहले लिखता हूँ भाई भोज्य पदार्थ के रूप में, भोज्य पदार्थ के रूप में। क्या परागकणों का उपयोग भोज्य पदार्थ या भोजन के रूप में किया जा सकता है? हाँ, बिल्कुल किया जा सकता है, क्योंकि परागकणों में असंतृप्त वसा पाई जाती है, जिनके सेवन करने से शरीर में ऊर्जा का विकास होता है। इसलिए परागकणों का उपयोग एथलेटिक्स जो खिलाड़ी होते हैं उनके उत्पाद निर्माण में किए जाते हैं। तो हम बता सकते हैं परागकणों के उत्पाद, इसमें पहला पॉइंट होगा भोज्य पदार्थों के रूप में। इसका पहला उपयोग किया जाता है भोज्य पदार्थ के रूप में। परागकणों में असंतृप्त वसा पाई जाती है, जिसके कारण इनके सेवन से शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है। इसका उपयोग एथलीट्स के निर्माण में के उत्पाद सामग्री निर्माण में किया जाता है। दूसरा है भाई सौंदर्य सामग्री। जैसा कि हमने बताया कि इसमें असंतृप्त वसा पाई जाती है, जिसके उपयोग से विभिन्न प्रकार की क्रीम, पाउडर, सौंदर्य सामग्रियों का निर्माण किया जाता है, जो त्वचा में चमक को उत्पन्न करता है। तो ये आज हमने पढ़े भाई परागकणों के उत्पाद या परागकणों के कार्य। अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है पोलन कीट। पोलन कीट मोस्ट टॉपिक है, बोर्ड परीक्षाओं में पूछा जाता है। पोलन कीट क्या होते हैं, इसके कार्यों की विवेचना कीजिए। तो जैसे में हमने परागकण की संरचना बनाई, उस पर हमने प्रथम आवरण द्वितीय आवरण दोनों बनाए। इन दोनों आवरणों के ऊपर एक पतली तेलीय परत पाई जाती है। इस तेलीय परत के कारण परागकण कीटों से चिपकने में सहायक होते हैं। इस कारण इस तेलीय परत को क्या कहते हैं, पोलन कीट कहते हैं।
तो चलो इसकी मैं आपको डेफिनेशन बताता हूँ कि पराग कणों पर बाहर की ओर एक पतली तेलीय परत पाई जाती है। इस तेलीय परत को पोलन किट कहते हैं। पोलन किट हमने इसकी डेफिनेशन में लिख देता हूँ, आप नोट कर लीजिए डेफिनेशन को। तो आपने परिभाषा नोट की होगी। पराग कणों पर एक पतली तेलीय परत पाई जाती है जो पराग कणों को कीटों से चिपकाने का कार्य करती है। इस पतली तेलीय परत को हम पोलन किट कहते हैं। अब पोलन किट के क्या कार्य होते हैं? पोलन किट के कार्य हैं पराग कणों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना परागण क्रिया कहलाती है। तो पराग कणों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर कौन ले जाएंगे? कीट ले जाएंगे। कीट तब ले जाएंगे जब परागकण कीटों पर चिपक जाएंगे। तो इसका प्रथम कार्य हो जाएगा परागण में सहायक होती है, और दूसरी है पराबैंगनी किरणों से परागकणों की सुरक्षा करती है। क्यों करती है? क्योंकि वसीय तेलीय परत होती है जो परागकणों से सुरक्षा प्रदान करती है। क्लियर है? आप इसके कार्य भी नोट कर लीजिए। यार मैं एरोप्लेन मोड पर लगा रखा। तो बोर्ड परीक्षाओं में एक सवाल आता है कि कौन से पादप के संपर्क में आने पर मनुष्य में एलर्जी रोग उत्पन्न हो जाता है, जो कई बार बोर्ड परीक्षाओं में क्वेश्चन आ चुका है। तो आप बता सकते हैं गाजर घास, जिसे हम कांग्रेस घास के नाम से भी जानते हैं। इस पादप के संपर्क में आने पर मनुष्य में एलर्जी नामक रोग हो जाता है। ठीक है, तो आप इसे याद कर लीजिए कि गाजर घास या कांग्रेस घास, जिसका वानस्पतिक नाम होता है पार्थेनियम स्पीसीज, इस पादप के संपर्क में आने पर मनुष्य में एलर्जी रोग हो जाता है। तो अपना नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। बोर्ड परीक्षाओं में कई बार अगला क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि पराग कणों को लंबे दिनों तक किस प्रकार से संरक्षित किया जा सकता है। तो हम आंसर बता सकते हैं कि पराग कणों को संरक्षित रखने के लिए क्रायोप्रिजनेशन विधि का उपयोग किया जाता है। इस विधि में पराग कणों को -196 डिग्री तरल नाइट्रोजन पर संग्रहित किया जाता है, जिसके कारण परागकण लंबे दिनों तक सुरक्षित बने रहते हैं। परागकणों का जीवन काल भी होता है, बिल्कुल परागकणों का जीवन काल भी होता है। कुछ पादप कुछ मिनटों के लिए, कुछ पादपों के परागकण कुछ मिनटों के लिए, कुछ पादपों के परागकण 30 दिनों के लिए या महीनों भर के लिए, और कुछ परागकण सालों भर के लिए जीवित रहते हैं। तो आज की अपनी इस वीडियो में हमने आपको परागकण की संरचना के बारे में बताया। कल हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे नर उद्भिद की संरचना एवं उसका परिवर्तन। तो हमारी वीडियो को आप लगातार देखते रहें, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।